नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने जा रहे हैं जो सदियों से चली आ रही हमारी सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उस शानदार ऐतिहासिक शोध का जिसने शूद्रों की उत्पत्ति को लेकर हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले बात करेंगे पारंपरिक वर्ण व्यवस्था की, उसके बाद अंबेडकर के क्षत्रिय सिद्धांत की, फिर समझेंगे उपनयन संघर्ष को, उसके बाद ऐतिहासिक पतन और आखिर में देखेंगे औपनिवेशिक काल से आधुनिकता तक का सफर। आइए शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, पारंपरिक वर्ण व्यवस्था और इसके ऐतिहासिक आधार को समझना। जब शूद्र शब्द का जिक्र होता है तो आमतौर पर भारतीय वर्ण व्यवस्था का चौथा और सबसे निचला स्तर ही जहन में आता है ना? ऐतिहासिक रूप से इस वर्ग को मुख्य रूप से श्रमिक, कारीगर, किसान और सेवा प्रदाता जैसे पेशेवर समूहों से जोड़कर देखा गया है। सदियों से यही एक स्थापित आधुनिक समझ रही है। लेकिन क्या इतिहास में हमेशा से ऐसा ही था? यहीं पर एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। प्रारंभिक वैदिक परंपराओं को खंगालने पर पता चलता है कि शुरुआत में समाज में केवल 3 ही प्रमुख वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जी हाँ, सिर्फ 3। ऋग्वेद में भी शूद्र शब्द का उल्लेख बिल्कुल अंत में जाकर मिलता है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जो 4 स्तरीय ढांचा हम आज देखते हैं, ये शुरू से मौजूद नहीं था, बल्कि बाद में हुए किसी बहुत बड़े बदलाव का नतीजा था। और यहीं से जुड़ता है हमारा दूसरा भाग, अंबेडकर का क्षत्रिय सिद्धांत, एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक पुनर्निर्माण। अपनी प्रसिद्ध किताब शूद्र कौन थे में डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा निष्कर्ष दिया जो वाकई क्रांतिकारी है। उन्होंने लिखा, शूद्र मूलतः सूर्यवंशी आर्य क्षत्रिय थे। जरा सोचिए, ये एक लाइन उस पूरी पारंपरिक मान्यता को जड़ से उखाड़ फेंकती है जिस पर अभी हमने बात की। उनका सीधा सा तर्क था कि शूद्र हमेशा से कोई श्रमिक वर्ग नहीं थे, बल्कि वे समाज के शासक वर्ग का ही एक अहम हिस्सा थे। डॉक्टर अंबेडकर के शोध के अनुसार प्राचीन वैदिक युग में सुदास जैसे कई प्रतापी शूद्र राजा और मंत्री हुआ करते थे। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उस प्राचीन दौर में इन शूद्र शासकों को वेदों के अध्ययन का पूरा अधिकार मिला हुआ था। ये एक ऐसा सच है जो बाद के दौर की स्थिति से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अगर हम प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ वो समय था जब केवल 3 वर्ण थे, सुदास जैसे शूद्र राजा राज कर रहे थे और वेदों का ज्ञान ले रहे थे, और फिर अचानक बाद के काल में 4 वर्णों की व्यवस्था थोप दी जाती है। शूद्रों को सबसे निचले स्तर पर धकेल दिया जाता है और उनके सारे पुराने अधिकार छीन लिए जाते हैं। इतिहास के नजरिए से देखें तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया? इसी सवाल के जवाब है हमारा तीसरा भाग, उपनयन संघर्ष, जो सामाजिक पदानुक्रम में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस पूरे ऐतिहासिक खेल को समझने के लिए हमें उपनयन संस्कार को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये एक पवित्र जनेऊ संस्कार है जो समाज में द्विज यानी 2 बार जन्म लेने वाले का ऊंचा दर्जा देता है। डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण की माने तो यही वो इकलौता धार्मिक संस्कार था जो सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई का सबसे बड़ा अखाड़ा बन गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पहेली को बहुत ही शानदार तरीके से सुलझाया है। देखिए, हुआ ये कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच सत्ता और सामाजिक वर्चस्व को लेकर एक गहरी खींचतान शुरू हो गई। इस टकराव के चलते ब्राह्मणों ने उन विशिष्ट क्षत्रिय गुटों को उपनयन संस्कार देने से साफ मना कर दिया जिनसे उनका मतभेद था। अब क्योंकि उन्हें यह संस्कार नहीं मिला तो उन क्षत्रियों का द्विज दर्जा छिन गया, और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उन्हें एक बिल्कुल नए चौथे वर्ण यानी शूद्र वर्ण में डाल दिया गया। और यहीं से शुरू होती है हमारे चौथे भाग की कहानी, ऐतिहासिक पतन और हाशिए पर धकेले जाने का विधान। अगर हम इस पतन की एक टाइमलाइन बनाएं तो एक साफ ग्राफ नीचे की तरफ जाता दिखता है। शुरुआत होती है प्रारंभिक वैदिक युग की शान और शौकत से, जहां शूद्र राजाओं का राज था। फिर आता है वो उथल पुथल वाला संघर्ष का काल जहां उपनयन और वर्चस्व की लड़ाई हुई, और अंत में आता है मनुस्मृति का काल जहां आकर इस वर्ग के सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिए जाते हैं। मनुस्मृति और उत्तर वैदिक काल तक आते आते नियम इतने कठोर हो गए जिसकी कल्पना भी मुश्किल है।
शिक्षा का अधिकार, खुद की संपत्ति रखने का अधिकार, यहाँ तक कि धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार भी पूरी तरह से छीन लिया गया। जो समूह कभी राजा और क्षत्रिय हुआ करता था, उसे इन सख्त नियमों की बेड़ियों में जकड़कर समाज के सबसे निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक बहुत ही बुनियादी अंतर को साफ करना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, शूद्र 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था का हिस्सा थे, जिनमें कारीगर और किसान जैसे पेशेवर लोग आते थे। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी था, अतिशूद्र, या जिन्हें अछूत कहा गया। इन्हें तो इस पूरी वर्ण व्यवस्था से ही बाहर रखा गया था। ऐतिहासिक रूप से इनका इस कदर सामाजिक बहिष्कार हुआ कि इनकी स्थिति दासों से भी बदतर हो गई। इस अंतर को समझना इस पूरे इतिहास को सही नजरिए से देखने के लिए बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग पर, औपनिवेशिक काल से आधुनिकता तक का सफर। समय के साथ पहिया फिर घुमा और औपनिवेशिक काल में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला। जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने इन समुदायों की खराब सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इन हाशिए पर पड़े समूहों को वापस समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। ये आधुनिक युग में सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब हम इतिहास में दबे इन प्राचीन संघर्षों को इस तरह से सामने लाते हैं, तो क्या इससे सदियों से चले आ रहे हमारे सामाजिक पदानुक्रमों को देखने का नजरिया नहीं बदल जाता? इतिहास सिर्फ बीती हुई बातें नहीं है दोस्तों, ये आज के हमारे समाज को समझने की सबसे मजबूत चाबी है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।